हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था मराठा, और फिर मराठाओं में हमने शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा, और आज हम उसके उत्तराधिकारियों में आगे बढ़ते हुए साहू के बाद के जो पेशवा चल रहे हैं उसमें हम पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1740 से 61 है। बालाजी बाजीराव जो कि इनके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, और वो होता है, क्या होता है, पानीपत का युद्ध। ठीक है, अब पानीपत का युद्ध इनके समय होता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो काफ़ी बेसिक हैं। इनकी जानकारी देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके समय पर ये घटनाएं घटित हुई जिस समय ये क्या थे, पेशवा थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घटना में शामिल किया जाता है वो है युद्ध। छोटी छोटी घटनाएं हैं, मैं इनको बता देता हूँ। वीडियो भी आज छोटा रहेगा क्योंकि कुछ खास ज़्यादा था नहीं। ठीक है, अब देखिए पेशवा बालाजी बाजीराव जो है वो 1740 से लेके 61 तक क्या करता है, कार्य करता है। 61 महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जब ये शासक बने, वो पेशवा बने थे, तब इनके समय सबसे बड़ी समस्या थी वित्तीय समस्या। वित्तीय का मतलब आप लोग जानते हो, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, क्या आर्थिक समस्या थी इनके समय पर? मराठा जो साम्राज्य है उसकी जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, और पैसे के संसाधन जो थे वो काफ़ी कम थे, क्योंकि लगातार मुगलों के साथ संघर्ष मराठा साम्राज्य को कमज़ोर कर रहा था। कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो संघर्ष में फंस जाता है तो स्वाभाविक है वित्तीय नुकसान तो उसको होता ही है। तो इसी प्रकार बालाजी बाजीराव को भी क्या हुआ, वित्तीय नुकसान इसको भारी ज़्यादा हुआ, क्योंकि बाजीराव की मृत्यु के पश्चात इनके ऊपर तकरीबन 14 लाख का तो कर्ज ही था। ठीक है, प्लस पॉइंट तो छोड़िए, माइनस पॉइंट था। 14 लाख का कर्ज था, और इस कर्ज में इस पेशवा फंसा हुआ था। ये जानता था कि अगर इस प्रकार हम कर्ज में फंसे रहे तो स्वाभाविक है मेरे हाथ से पेशवा की गद्दी चली जाएगी, क्योंकि ताराबाई और उसके उत्तराधिकारी जो थे वो अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो वित्तीय समस्याओं का समाधान, बात समझ में आई? चलिए, तो इसके ऊपर क्या होता है, 14 लाख रुपए का तक का क्या होता है, कर्ज होता है। ठीक है, इसके लिए इसने एक रास्ता अपनाया। कौन सा रास्ता अपनाया? महादजी पुरंदर जो है, इसको एक काम सौंपा। क्या काम सौंपा? कि तुमको क्या करनी है, वसूली करनी है। ठीक है, क्या करनी है, वसूली करनी है। तो उसको वसूली करने का काम सौंप दिया जाता है, और वो उन क्षेत्रों में, दक्षिण के क्षेत्रों में क्या करते हैं, वसूली करते हैं, जिन क्षेत्रों में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी का 6 क्षेत्र ऐसे थे जिनमें इनको क्या था, अधिकार प्राप्त था, जिसमें बाजीराव इतना ध्यान नहीं दे पाया कर्नाटक वाले हिस्सों में, लेकिन इसने इन क्षेत्रों में व्यापक ध्यान दिया और इन क्षेत्रों से कर वसूली की। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इनको आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। ठीक है, आर्थिक लाभ प्राप्त हुए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र से ये लोग पैसा नहीं वसूल रहे थे, और जब इन्होंने पैसा वसूलना शुरू किया तो स्वाभाविक है इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा, विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इससे इनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, और इन्होंने कुछ समय के बाद मालवा और जो गुजरात के क्षेत्र हैं उनसे भी क्या किया, टैक्स वसूलना शुरू कर लिया। कौन कौन से क्षेत्र? मालवा और गुजरात के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों से भी क्या किया, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो इससे इनको आर्थिक लाभ मिले। ये पूरा क्षेत्र जो था वो मराठे टैक्स वसूल किया करते थे। ठीक है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने मालवा के ऊपर क्या कर दी, चढ़ाई कर दी। मालवा के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, हुआ यूं था, बात थी 1738 की। ठीक है, 1738। अब उसके द्वारा, ये दुरई की संधि के द्वारा क्या करता है, मालवा पर अपना स्वाभाविक अधिकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके लिए सुल्तान क्या कर देता है, मना कर देता है। सुल्तान इसको अस्वीकार कर देता है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, शक्तिशाली सेना के माध्यम से मालवा पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और मंडाला पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो इस स्थिति के लिए फिर ये जयसिंह का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? जयसिंह का सहारा लेता है और जयसिंह के सहयोग से 1741 में क्या हो जाती है, वापस से संधि हो जाती है। कब हो जाती है? 1741 में संधि हो जाती है और इस संधि के तहत मालवा पर इसका अधिकार जो है वो क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो इससे भी इनकी क्या होती है, आर्थिक स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका अगला अभियान जो था वो कर्नाटक के विरुद्ध था। मैंने आपको पहले ही बताया कर्नाटक जो है वो वित्तीय मामलों में ज़्यादा था, इसने इसके लिए क्या किया, कर्नाटक से भी टैक्स उगाने के लिए विचार किया और रघुजी भोसले को इस काम के लिए जिम्मेदारी सौंप दी। किसको? रघुजी भोसले को। ठीक है, और इन्होंने इस काम को बखूबी किया और उन्होंने कर्नाटक के जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से थे उन पर आक्रमण करके इन क्षेत्रों को पेशवा के अधीन ला दिया और इससे भी इनको चौथ कर प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार कर्नाटक भी क्या आ जाता है, इनके अधिकार में आ जाता है। अधिकार का मतलब होता है टैक्स के अधिकार में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल से राजस्व की प्राप्ति। ठीक है, क्या? बंगाल से राजस्व की प्राप्ति। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि उस समय जो बंगाल है उसकी जो स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। ठीक है, बंगाल जो है उस समय उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां जो होता है उस समय यहाँ पे नवाब बन के बैठा हुआ था और अलीवर्दी खां उस समय अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था। तो उसी समय क्या हुआ था, उसी समय मराठाओं के द्वारा इन क्षेत्रों पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। बंगाल के अलावा उड़ीसा और बिहार क्षेत्र भी इसमें शामिल था। तो अलीवर्दी खां उस समय मराठाओं से संघर्ष करना उचित नहीं मानता, उचित नहीं समझता था। इसलिए इसके द्वारा क्या किया गया, मराठों के साथ समझौता कर लिया गया और लूट उत्पात ना मचाने की एवज में मराठों से को चौथ देने का वादा किया। ठीक है, चौथ देने का वादा किया। ये जो लेक्चर है बिल्कुल सेम टू सेम मराठा परिसंघ का उदय आपका फाइनल ईयर में होगा। ठीक है, तो चौथ जो है वो देने का वादा किया और मराठे जो हैं वो अलीवर्दी खां से भी क्या ले लेते हैं, टैक्स प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी इनके लिए एक बड़ी सफलता थी कि बंगाल के इन क्षेत्रों से भी, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इन क्षेत्रों से भी इन्होंने क्या किया, टैक्स प्राप्त किया, पैसा प्राप्त किया। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो वित्तीय स्थिति है, इनकी जो वित्तीय स्थिति है इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और पेशवा की स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसी बीच एक और घटना घटित हो जाती है। जो साहू था, साहू का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और उधर ताराबाई, संभाजी, शिवाजी II, इन लोगों के जो उत्तराधिकारी थे ये लोग भी बैठे हुए थे तैयार कि जैसे ही साहू की मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, छत्रपति के लिए दावा कर देंगे। ठीक है, और उसी के लिए पेशवा भी बैठा था कि देखो क्या होता है, संघर्ष होता है, मेरी स्थिति कहाँ बनी रहती है। और साहू की मृत्यु के पश्चात वही काम होता है। ताराबाई जो होती है वो पद सिंहासन पर दावा ठोक देती है, कहती है कि छत्रपति का पद तो हमें सौंप दिया जाए। ठीक है, मिटाएं इसको।
ठीक है। तो पेशवा और उत्तराधिकार का एक प्रश्न है, ठीक है, व्याख्यात्मक बातें करते हैं। तो उसमें क्या था, राम राजा को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ठीक है। किसको सौंप दी जाती है, राम राजा को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और ये किसके नियंत्रण में था, ये था ताराबाई के नियंत्रण में। लेकिन ये वास्तविक उत्तराधिकारी था नहीं, इसको घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ताराबाई इस पर कंट्रोल जमाती है और इसके माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। लेकिन ये बाद में उसके नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है, क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। और ताराबाई ये कह देती है कि ये जो है मराठों के वंश से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। शिवाजी के वंश से इसका लेना देना कोई है नहीं, मराठों के मूल वंश से ये तो है ही नहीं, ये फ्रॉड है, नकली है, ठीक है। तो इस पर उत्पाद हो जाता है, हंगामा हो जाता है। तो पेशवा इसको बुलाता है, पेशवा बोलता है देख भाई तू है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे छत्रपति का टाइटल दे दूंगा, तू ऐसा करना, तू मेरे अधिकार जो है वो बढ़ा दे, ठीक है। क्योंकि जो नाम था वो तो छत्रपति का ही चलता था पहले, साहू के टाइम पर। तो इसके अधिकारों में कौन वृद्धि कर देता है और सारे अधिकार जो है वो पेशवा को ये सौंप देता है, ठीक है। पेशवा को अधिकार मिलने के बाद इसको नामात्र का टाइटल जो है वो दे दिया जाता है और इसको सितारा बेच दिया जाता है, सितारा में अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। इसके बाद ताराबाई क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है पेशवा के साथ में और इस पर नियंत्रण ताराबाई का हो जाता है, ठीक है। किसका हो जाता है, ताराबाई का हो जाता है और ताराबाई उसको उठा के जेल में डाल देती है, ठीक है। यहाँ से ताराबाई का रोल भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है एक प्रकार से। और पेशवा जो है वो एकमात्र शक्ति बन के उभरता है और अब जो है पूर्ण सत्ता का एक केंद्र बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये था इनके संघर्ष का मामला और ये ऐसे करके सॉल्व भी हो जाता है। ताराबाई जो लंबे समय से संघर्ष कर रही थी सत्ता के लिए, उसका भी इसके साथ क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ पानीपत, ठीक है, थर्ड पानीपत थर्ड यानी कि तृतीय युद्ध, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, लेकिन आपको समझना है केवल इसमें क्या है, अहमद शाह अब्दाली, कौन, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो होता है, बरस मराठों के मध्य में यह संघर्ष हुआ था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली प्रारंभ में सीधा मराठों से शत्रुता नहीं करता, उसका उद्देश्य था कि उन हिस्सों को प्राप्त करना जो किसके अधीन हैं, जो मुगल सम्राट के अधीन थे, जिनमें पंजाब वाला क्षेत्र था, ठीक है। इन क्षेत्रों पर यह क्या जमाता है, अधिकार जमाता है। लेकिन स्वाभाविक है, भारत की सत्ता में दोनों को मालूम था कि दो लोग ही पावरफुल हैं, एक मराठा थे और एक अफगान यानी कि अहमद शाह अब्दाली था, जिनमें मुगलों का तो कोई योगदान था ही नहीं, वो केवल नामात्र के मूर्ति बन के वहाँ पे बैठे हुए थे। तो स्वाभाविक था। अब देखिए मराठों के द्वारा दिल्ली की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना जरूरी था और जिसमें पानीपत का थर्ड युद्ध जो होता है वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है, काफ़ी प्रभावी जो होता है वो क्या होता है, सिद्ध होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है, इसके कारणों की अगर मैं समीक्षा करूं, अगर पूछें कि भाई पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण क्या थे, तो आप सभी को मालूम है पानीपत का प्रथम जो कारण माना जाता है वो माना जाता है सर्वोच्चता की होड़, ठीक है। सर्वोच्चता की होड़, सर्वोच्चता की होड़ का मतलब क्या है कि मुगलों का जो प्रभाव था वो दिल्ली सल्तनत में बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब जो है अगला कौन बने, अफगान बने, मराठा बने या कौन बने, ये संघर्ष था, ठीक है। और मुगलों का पतन, ठीक है, मुगलों का पतन भी इसका एक मुख्य कारण था। क्यों कारण था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी इस वंश को संभालने वाला नहीं बचा था। इसके बाद जो ऐने-गैरे शासक आए थे, ठीक है, चाहे वो रंगीला हो, मोहम्मद शाह हो, आजम शाह हो, कोई भी हो, ये सारे लोग क्या हुए थे, केवल नामात्र के शासक हुए थे, ठीक है। आलमगीर हो, कोई भी हो। एक इसका कारण था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, भले ही वो मराठे हों या फिर वो अहमद शाह अब्दाली हो, वो अफगानिस्तान से उतर के भारत में आ रहा था और मराठे दक्षिण से उत्तर की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इनके बीच में संघर्ष होना
अनिवार्य था, स्वाभाविक था। ठीक है, देखिए अब इनके कारणों के बारे में सीधे ना जाके हम क्या करेंगे, युद्ध के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? युद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उधर से तो अहमद शाह अब्दाली, लेकिन मराठों के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो सदाशिव भाऊ को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? सदाशिव भाऊ को सौंपी गई थी। कहते हैं कि इस युद्ध से पहले महाराजा सूरजमल से सलाह ली गई थी। महाराजा सूरजमल ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार किया था। उसके पीछे भी कुछ कारण थे। सूरजमल के द्वारा कहा गया था कि हमें सीधा युद्ध ना करके छापामार युद्ध पद्धति और जो सैनिक पद्धति है, या फिर बहुत सारे सामंत हैं जिनके साथ विवाद चल रहा था मराठों का, उनको भी इस युद्ध में शामिल करना चाहिए। लेकिन उस समय ये जो बात है वो बाजीराव के द्वारा नहीं मानी गई थी, इसलिए सूरजमल इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जिसके पीछे काफ़ी विवाद हुआ था मूवी आने पर। ठीक है, तो मराठों का नेतृत्व किसको सौंपा गया था? सदाशिव राव को सौंपा गया था, और इनके पूरे परिवार के लोग भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए बात कब की है? 1761 की है। ठीक है, 1761 में 14 जनवरी की है। तो युद्ध होता है। युद्ध में शुरुआत में मराठों का पल्ला भारी होता है, लेकिन उनके तोपखाने और युद्ध नीति के सामने ये लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, और लास्ट में क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम हार होती है, सबको मालूम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मराठों की हार होती है। ठीक है, क्या होती है? मराठों की हार होती है, और मराठों की हार के साथ ही मराठों का क्या हो जाता है? एक प्रकार से पतन हो जाता है, और दिल्ली की सत्ता पर अफगानियों का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो पतन हो जाने के बाद मराठे जो होते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता की ओर अग्रसर किया था, इसी हार के बाद ये ऐसे गिरते हैं जाके कि इनको संभालना तक मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मराठों की पतन का मुख्य कारण जो बना था वो पानीपत का थर्ड युद्ध बना था। लेकिन पूछा जाता है कि मराठों के द्वारा पानीपत के युद्ध को हारने के पीछे जो कारण था वो कारण क्या था? कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मराठा युद्ध हार गए। ठीक है, तो देखिए अगर कारणों की बात करें तो 5-6 कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पहला कारण जो होता है वो वास्तव में जो अहमद शाह अब्दाली था उसकी जो युद्ध रणनीति थी वो उच्च कौशल की थी। ठीक है, मराठों की युद्ध रणनीति का क्या था? अभाव था, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका था खाद्यान्न का अभाव। इनको किसी भी प्रकार का बैकअप सहायता नहीं मिली, पीछे से सपोर्ट इनको नहीं मिला। इतनी दूर जाके पहुंच गए महाराष्ट्र से लेके पानीपत में, लेकिन इनको खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। ठीक है, शिविर व्यवस्था का भी इनका अभाव था। इसका क्या मतलब है? इनके द्वारा जो शिविर स्थापित किए गए थे वो युद्ध क्षेत्र से काफ़ी दूर थे। बलाए बचाए जो अफगानी लोग थे उनके बिल्कुल पास थे, जहाँ से उनको प्रत्येक प्रकार का सपोर्ट जल्दी मिल जाता। जैसे कि कोई युद्ध क्षेत्र में सामग्री का अभाव है, बारूद की कमी आ रही है, तो वो वहाँ से पिकअप कर लेते थे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। चौथा कारण था उनके द्वारा युद्ध क्षेत्र में क्या किया गया था? ईरानी घोड़े और जो तेज़ तर्रार घोड़े हैं और हाथी हैं, उनका क्या किया गया? प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अगला जो लॉजिक माना जाता है इनके जो युद्ध सेनापति थे उनके बीच सामंजस्य का अभाव था। जैसे होलकर थे, ठीक है, सिंधिया थे, तो ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहे थे युद्ध स्थल पर, इसलिए इनके अंदर सामंजस्य नहीं था। एक टोली वहाँ लड़ रही है, एक टोली यहाँ लड़ रही है, इधर होलकर लड़ रहे हैं, इधर सिंधिया लड़ रहे हैं, ठीक है, इधर मांडेराव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के अंदर आंतरिक मनमुटाव भी था। ठीक है, आंतरिक मनमुटाव,
आंतरिक मनमुटाव भी इनकी हार के कारणों में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक एकता का अभाव। राजनीतिक एकता का अभाव, देखो सूरजमल जैसे शासक को ये इग्नोर करके चले गए। अगर उसने जो जो सलाह इन लोगों को दी थी कि आप लोग ऐसा करो, सभी लोगों से एक बार संपर्क करो, जितने भी लोग रूठे पड़े हैं तुम लोगों से उनको मनाने का प्रयास करो, अगर उस समय इन्होंने उनकी बात मानी हुई थी, एक बड़े शासक की बात मानी हुई थी, क्योंकि जो मराठा सेना है हारते समय भरतपुर से ही निकली थी। ठीक है, तो वहाँ उसको जो सपोर्ट मिला था, अगर इन लोगों ने पहले ही उनकी सलाह को मान लिया होता तो उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सारी नीतियाँ सही हैं और मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ, तो फिर उन्हें मुँह की ही खानी पड़ती है। देखिए इसमें फैक्चुअल फैक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, आप लोग इसकी कहानी बहुत अच्छे से दी हुई है, बुक्स के अंदर पढ़ सकते हो। लेकिन एक प्रश्न लिखने के लिए तुम्हारे पास जो फैक्ट हैं उन्हीं को आधार बना के प्रश्न लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेशवा की स्टोरी थी, जहां इस युद्ध के बाद मराठाओं का उत्कर्ष समाप्त हो जाता है। ऐसे तो चलता रहता है, मुगलों का भी चला था 1857 की क्रांति तक, लेकिन वो उत्कर्ष नहीं माना जाता। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। ये तुम्हारे मराठा पेशवा की जो शासन जो क्रियाकलाप थे वो पानीपत के थर्ड युद्ध के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।